हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने उत्साह पाठ लेकर के एक बार फिर से आई हूँ। मेरे आपने पिछले वीडियो में इसी पाठ का एक्सप्लेनेशन सुना था। आज मैं इस पाठ में आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर जानने से पहले आप एक छोटी सी समरी इस पाठ की सुन लें कि इस कविता में कवि ने बादलों को क्रांति का अग्रदूत माना है कि बादल अपनी गर्जना के साथ लोगों के अंदर उत्साह का संचार करने वाले माने गए हैं कि संसार के जो लोग के अंदर उत्साह का अंत हो गया है, उनके अंदर चेतना अस्त हो गई है, तो बादल अपनी गर्जना के साथ लोगों को उत्साहित करने वाले माने गए हैं। दूसरे परिप्रेक्ष्य में कि बादल जो पूरी धरती गर्मी से व्याकुल हो चुकी है, अनमनी सी हो गई है, धरती तप रही है, बादल अपने बारिश की बूंदों से उस धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। तो इस पाठ के क्वेश्चन आंसर में हम यही देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा कि 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, रिमझिम, फुहार और बरसना। इसके स्थान पर कवि ये चाहता है कि बादल अपनी गर्जना के साथ आए। गर्जना का मतलब, गर्जना शब्द का आशय, गर्जना शब्द ही अपने में एक उत्साहित शब्द है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि कवि ने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को बुलाया है। तो बुलाने का इसलिए बुलाया है कि बादल उमड़ते घुमड़ते हुए आए और लोगों के अंदर जो गर्मी समाई हुई है, जो लोगों पूरी धरती जो तपन से भरी हुई है, उसको शांत कर दें। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि कवि बादलों को रिमझिम फुहार बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कवि ने बादलों को क्रांति का अग्रदूत माना है। क्रांति का अग्रदूत माना है कहने का मतलब कि समाज के लोगों के अंदर जो उत्तेजना का अंत हो चुका था, लोगों के अंदर नई चेतना का अंत हो चुका था, जो लोग सो चुके थे, अनमने थे, समाज के विकास के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे थे, बादलों के माध्यम से कवि उनके अंदर उत्साह भरना चाहता है, उनको उत्साहित करना चाहता है कि वो उत्साहित हो करके समाज के विकास के लिए, समाज में नई चेतना लाने के लिए अग्रसरित हो सके। गर्जना शब्द का अर्थ ही उत्साह को इंगित करता है। तो गरजना से उत्साह पैदा होता है, गरजना से उग्रता पैदा होती है, गर्जना से एक्साइटमेंट पैदा होता है। इसलिए कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है, ताकि जो लोग बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो चुके थे, उनके अंदर चेतना अस्त हो चुकी थी, उनके अंदर कुछ भी नया करने की चाहत नहीं रह गई थी, बादलों की गर्जना के माध्यम से, बादलों की गर्जना से उनके अंदर उत्साह का संचार हो सके और वो अपने समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ सकें, देश के कल्याण के लिए आगे बढ़ सकें। इसलिए कवि बादलों से बरसने रिमझिम फुहार के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इसमें कहने का सेंस ये है कि कविता में ये उत्साह शब्द ही क्यों है। तो आपने देखा, सुना कि कविता में लोगों के अंदर चेतना खत्म हो चुकी थी, लोगों के अंदर नया बदलाव लाने की चाहत खत्म हो चुकी थी, लोग बहुत ही निरुत्साहित हो चुके थे, हतोत्साहित, निराशा से भरे हुए थे। कवि उत्साह कविता के माध्यम से लोगों के अंदर बदलाव और परिवर्तन लाना चाहता है। वो बदलाव और परिवर्तन क्या है? लोगों को उत्साहित करके समाज के विकास को करना, समाज के अंदर नई चेतना का विकास करना, लोगों के अंदर उत्साह का संचार करना, जो संभव था बादलों की गर्जना से। तो गर्जना करने से लोगों को एक उत्साह मिलता, लोगों के अंदर नई चेतना आती। इसलिए कवि ने इस शीर्षक का नाम उत्साह रखा है, क्योंकि वो लोगों को उत्साहित करके समाज में एक बदलाव, एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है,
कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला कि कविता बादल उत्साहित अपनी गर्जना के साथ लोगों को उत्साहित करने के रूप में, लोगों के अंदर शक्ति का संचार करने के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा कि बादल के फुहार से, रिमझिम से बरसने से जो धरती तप रही थी, उस तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के रूप में। अगला कि बादल की जो गर्जना बरसना है, घेर घेर के पूरे आसमान में छाने का, तो वो एक शक्ति के रूप में भी माना गया है। तो शक्ति के रूप में भी बादलों का, शक्ति के अर्थ के रूप में भी बादलों का प्रयोग किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? देखिए, सबसे पहले आपको नाद सौंदर्य समझना होगा। नाद सौंदर्य, नाद का मतलब होता है ध्वनि। ये संगीत में आता है, जब शास्त्रीय संगीत होता है, नाद का उतार चढ़ाव, स्वरों का उतार चढ़ाव, ये सब ध्वनि युक्त जो शब्द होते हैं वो नाद कहलाते हैं। तो यहाँ पे कविता में ऐसी कौन सी लाइन है आपको बताना है कि जिसमें एक ध्वनि का भाव आया है, जिसको आप साउंड इफेक्ट कहते हैं। वो जो ध्वनि का भाव आया है वही नाद सौंदर्य है, वो ध्वन्यात्मक भाव होता है। तो आपने देखा कविता की पहली लाइन में बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, इस लाइन में एक ध्वनि का शब्द है कि बादल गरजो, अपनी गर्जना के साथ घेर घेर घोर गगन, पूरे इस भयंकर आसमान में चारों तरफ से बादल तुम छा जाओ। तो ये जो लाइन है वो नाद सौंदर्य को उत्पन्न करती है, नाद सौंदर्य का ध्वन्यात्मक भाव लाती है। मैं अपने अगले प्रश्न पे आऊंगी। मेरा अगला प्रश्न है, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया? कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया। क्यों? क्योंकि बादलों को क्रांति का अग्रदूत माना गया है। बादल लोगों के अंदर उत्साह का संचार करने वाले माने गए हैं, लोगों के अंदर नई चेतना लाने के लिए माना गया है। इसलिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है ताकि लोगों के अंदर उत्तेजना आ सके, नई चेतना आ सके, समाज के लिए एक नई दिशा का भाव पैदा हो सके। इसलिए वो बादलों का आह्वान करते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करते हैं? युवा कवि का मतलब जो युवक होते, नए कवि जो होते हैं। कवि ने युवा कवियों से ये आह्वान, देखिए युवा कवि का यहाँ पे सेंस बादलों से ही है, क्योंकि बादलों को आपने क्वेश्चन में देखा था, वो रिमझिम बरसना या फुहार लाने के लिए नहीं कहते। तो वो बादल जो है यहाँ पे युवा कवि माने गए हैं, क्योंकि बादलों से तो आह्वान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे दो सेंस है इस कविता में। बादलों को एक माध्यम माना गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो नए युवक कवियों के लिए है। युवा जो नए होते हैं उनके लिए ये कहा गया है कि कवियों से उन्होंने क्या आह्वान करने के लिए कहा है कि वो ये नहीं चाहते जो युवा कवि हैं वो प्रेम या सौंदर्य की कविता लिखें, क्योंकि प्रेम और सौंदर्य की कविता से विकास संभव नहीं है, लोगों के अंदर उत्साह संभव नहीं है, एक समाज को नई दिशा देना संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है। वो इसलिए उन युवा कवियों को प्रेम और सौंदर्य पर कविता लिखने के बजाय एक जोश भरा कविता लिखने के लिए कहते हैं, जिस जोशीली कविता को सुनकर के लोग उत्साहित हो सके, उनके अंदर एक उत्तेजना का विकास हो सके और उस उत्तेजना में वो समाज के नई दिशा के लिए अपने कदम आगे बढ़ा सके।
और समाज के अच्छाई के लिए सोच सकें। इसलिए वो युवा कवियों से एक क्रांति और एक जोश भरी कविता लिखने के लिए कहते हैं, ना कि प्रेम और सौंदर्य की कविता लिखने के लिए कहते हैं। हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान से आइए। कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावना देखते हैं। देखिए, इसमें बातें हमारी घूम फिर कर यही आ रही है कि निराला जी बादलों में कुछ संभावनाएं देखते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि बादल के माध्यम से, बादल के गर्जना के माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह का संचार हो, लोगों के अंदर नए जीवन का संचार हो, जिससे वो लोग समाज को एक नई दिशा दे सकें। फिर दूसरी संभावना वो ये देखते हैं कि बादल अपनी गर्जना बरसना के साथ इस तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान कर सके। बादल को वो एक शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को शक्तिवान बना सके, जो लोगों के अंदर उत्साह, उत्तेजना भर सके, उग्रता भर सके। तो ये सारी चीजें वो बादलों के अंदर देखना चाहते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों के किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है। आपने देखा कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं। विशेषण का मतलब सबसे पहले हम समझ लें एडजेक्टिव, जहां हम क्वालिटी की बात करते हैं। तो आपने इस कविता की लाइनों में देखा कि आए अज्ञात दिशा से घन, अज्ञात दिशा से घन। यहाँ पे ये अज्ञात दिशा से आए घन, इसमें बादलों की एक विशेषता है कि बादल ऐसे ही अज्ञात दिशा से, चारों तरफ अज्ञात दिशा से आते जाते रहते हैं, जहाँ ये नहीं पता होता कि वो किस दिशा से आकर के बारिश करेंगे। तो वो अज्ञात दिशा से आए, जिस दिशा का कोई ज्ञान ना हो। दूसरा, नवजीवन। उन्होंने बादलों को नवजीवन देने वाला कहा। नवजीवन देने वाला कहा कि जिस तरीके से कवि की कविता लोगों के अंदर नई चेतना भर देती है, उस तरीके से जब पूरी धरती तपती रहती है, व्याकुल हो जाती है, तो उस वक्त बादल अपने फुहार से, अपनी बारिश से लोगों के अंदर नवजीवन भर देता है, नई चेतना का संचार कर देता है, जिससे लोगों के अंदर उत्साह आता है। लोग जो अनमने से व्याकुल और बेचैन होते हैं, उसको उससे निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है, और वो अपने आप को बहुत ही उत्साहित समझते हैं और उनके अंदर आशा का संचार होता है। तो उन्होंने दो विशेषणों का इसमें इस्तेमाल, प्रयोग किया है, आए अज्ञात दिशा से घन और नवजीवन। विश्व के निदाघ के सकल जन के माध्यम से कवि ने क्या कहा, या विश्व के निदाघ के सकल जन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आपने देखा कविता में ये है कि विकल थे उन्मन अनमन विश्व के निदाघ के सकल जन। सबसे पहले हम इस लाइन को समझेंगे, विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व के, संसार के निदाघ, तपते हुए गर्मी से जो व्याकुल, निदाघ मतलब गर्मी से व्याकुल, सकल जन सभी लोग थे, बेचैन थे, अनमने से थे कि जो धरती में इतनी जलन भरी हुई थी, तपती हुई धरती तपन से भरी हुई थी, उसकी वजह से लोग अनमने से थे, बेचैन हो उठे थे। लेकिन बादलों ने अपने बारिश की फुहार के साथ अज्ञात दिशा से वो आकर के उन्होंने चारों दिशाओं में फैल करके इस तपती हुई धरती को अपने फुहार से, अपनी बारिश से शीतलता प्रदान कर दी, जिससे लोगों के अंदर एक उत्तेजना का संचार हो गया। आपने इस कविता के क्वेश्चन आंसर को देख लिया। उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। तो मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। ये मेरा
चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। मैं अपने अगले वीडियो को लेकर के आपके सामने जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।